प्रिय विद्यार्थियों, अपना परिवेश अपने लोग, इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारी परिवेश के बारे में जानकारी दूंगा और इसके साथ ही हमारे लोगों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज हम यहाँ राजस्थान के चूरू ज़िले के हेमासर गांव की खेतीबाड़ी में पहुँचे हैं और यहाँ आप लोग चारों ओर देख रहे होंगे, यह हमारे किसान यहाँ हरिराम जी डूखिया हैं। इनके खेत में आया हूँ और इस खेत के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसके साथ ही आप यह भी जान सकेंगे कि इस खेतीबाड़ी में क्या क्या पैदा किया जाता है, क्या क्या फसल होती है। यह मुख्य रूप से जो शहर में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आजकल ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी खेतों से बहुत ज़्यादा दूर हट रहे हैं, इसके कारण से उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए मैं आपको हमारे यहाँ के युवा किसान हरिराम जी से मिलवाता हूँ। ये युवा किसान श्रीमान हरिराम जी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे और हमारे बच्चों को भी आप खेतीबाड़ी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये अनुभव जो पिछले 10 वर्ष का है लगभग, दूसरे कामों के साथ साथ खेतीबाड़ी का। तो इसका मतलब आपके पिताजी और यही काम करते होंगे? हाँ, यही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके सामने ये फसल है, तो ये कौन कौन सी फसल है? ये गुआर की फसल है, इसके बीच बीच में जो ये तिल उगी हुई है। अच्छा। और ये काकड़िया मतीरिया की बेल है। और ये जो घास फूस भी इनके अंदर है, तो इनको आप लोग कैसे साफ करते हैं, कैसे? निनाण से कर देते हैं पहले तो। और फिर उसके बाद जो और हो जाता है उसको मतलब धीरे धीरे जैसे ये घूमते फिरते रहते हैं, निकालते रहते हैं उसको। तो फिर आप खेतीबाड़ी के साथ में कोई पशु वगैरह भी रखते होंगे? पशु रखते हैं ना, बकरी है, गाय है। अच्छा। जो उधर देखो उधर, अच्छा, वो अड़ाव में। अच्छा, जो ये पशु रखते हैं उनका क्या बोलते हैं आप लोग? अड़ाव बोलते हैं? अड़ाव बोलते हैं। और जैसे ये आप बाजरा है सामने दिख रहा है, तो बाजरा में से आप ये जो घास फूस होते हैं उसको दूर करते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं? निनाण बोलते हैं। और ये जो यहाँ आपके मोठ होता है, गंवार होता है, चवड़ा है, मूंग है, और सामने मेरे को मूंग भी दिख रहे हैं, इनके अंदर तिल भी हैं। तो इनमें से जो कचरा होता है, जैसे ये घास फूस होता है, तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसका आप अपने भाषा में किस नाम से पुकारते हैं? वो निनाण नाम से। निनाण है। मैंने सुना था उसको मोड़ भी बोलते हैं। मोड़ भी बोलते हैं। अच्छा। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, तो ये स्थानीय भाषा में इसको रोड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये वही है जिसके फूल लगते हैं। हाँ। और अपना राज्य पुष्प भी है और राज्य वृक्ष भी यहाँ होगा। खेजड़ी। हाँ, है ना? हाँ, ये बहुतायत से पाया जाता है अपने राजस्थान में, खेजड़ी। और जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे घास वगैरह भी दिख रहे हैं, तो इनके आप नाम बताएंगे? ये इसको जैसे स्थानीय भाषा में कागलेर बोलते हैं। कागलेर। हाँ, मैंने भी बचपन में सुना था, इसका कागा रोटी भी बोलते हैं। ये जैसे है, ये उसको स्थानीय भाषा में ऊँट वगैरह, जो ऊँटों का भी भोजन होता था। अच्छा, ये है ये। और ये सामने दिख रहा है, ये इसको बेकरिया। ये भी शायद ऊँटी ज़्यादा खाते हैं। ऊँटी खाते हैं। और आपके यहाँ वो गोखसरू और होता है खेतों में, तो वो भी यहाँ कहीं है क्या? शायद इधर नहीं है, आपके अड़ाव में मिल जाएगा। हाँ, वहाँ हम चलेंगे, देखेंगे। और चिड़िया घास भी मैंने सुना था, वो चिड़िया घास है ना? हाँ, कहाँ है? ये चिड़िया घास है। हाँ, जो चिड़ियों का भोजन होता था। चिड़ियों को प्रिय है, इसलिए इसका नाम चिड़िया घास है। और ये इसका नाम सड़ेरी। स्थानीय भाषा में सड़ेरी। हाँ, ये सड़ेरी है। और ये भी चिड़िया घास ही है। और इसके बाद में देखते हम और कौन सा घास है यहाँ। अच्छा, इसका नाम है
आगिया बोलते हैं इसको ये आगिया है। स्थानीय भाषा में। अच्छा, ये जो आगिया। वैसे किसानों के लिए प्रिय ही है, ये कोई खास नहीं होता है ये। अच्छा अच्छा, जो इसकी हल्की कोई दवा जमीन- वगैरह जानकारी हल्की नहीं है। जमीन होती है जिसमें मतलब उपजाऊ कम होते हैं, उसमें इसकी ये ज्यादा होता है। हरिराम जी, ये कौन सी फसल ये है? मूंग की। ये मूंग की फसल है। हाँ तो ये मूंग आपके लगभग तैयार हो गए लगते हैं, हाँ। और इनके फलियां लगी हुई है। ये तो हरी है और ये सूख गई है, तो इनमें ये सूखी हुई फली काले रंग में हो जाती है ना। तो इसमें देखते हैं, देखिए मूंग कितने के। अच्छा, बढ़िया क्वालिटी के। ये कौन से बीज लाए थे मूंग या बोने के लिए? ये बीज है दिनकर। अच्छा, दिनकर है, संकर बीज है। संकर बीज है। देसी बीज भी बोते हैं क्या? देसी है, बाजरी में है, एक आध मिल जाएगा। बाजरी में है। तो ज़्यादा फसल संकर की होती है, ज्यादा संकर की। और मिठास फिर मिठास तो देसी में ही होता है। देसी में होता है। चलो आगे। और इसमें तिल भी डाले हुए हैं, जो जिनका हम राजस्थान में बहुत ही प्रिय मानते हैं, जिसका तेल और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है राजस्थानियों के लिए, बहुत ऊर्जा से भरपूर होता है। और अब हम चलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई हरिराम जी ने बताया था कि पशुओं को चराने के लिए अड़ाव होता है। तो हरिराम जी, ये जो आपके अड़ाव दिख रहा है, इसमें सबसे ये बड़ा घास दिख रहा है, इसका नाम है? बरूटिया घास बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में। ये बरूटिया घास है। जो गाय और भैंस है, इनका सबसे प्रिय होता है ये। अच्छा जी, ये तो बात ठीक है, परंतु अब हम लोग अगर इसके अंदर जाएं तो ये कांटे कांटे लग जाएंगे। कांटे लग जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें यही रहती है। और अभी ये पकने पे आ गया एकदम से, तो उसका पकने के बाद सभी सिट्टों के कांटे और भी ज्यादा लगते हैं। अच्छा, पकने के बाद में कपड़ों के ज़्यादा लगते हैं। और इसका प्रकीर्णन भी ये कपड़ों के माध्यम से या पशुओं के माध्यम से ही होता है, क्यों? हाँ। और ये जो सामने दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा? ये कुंचा है। अच्छा, जिसके वो मतलब कि छपरा वगैरह बनाते हैं, वही कुंचा है। पहले छपरे बनाए जाते थे इसे बहुत ज़्यादा, आजकल तो पक्के मकान हो गए हैं। और इसके जो छपरे होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं। हमारे राजस्थान में एसी का काम करते हैं ये, इनके बने हुए छपरे। जैसे आगे एक झूंपड़ा भी दिख रहा है, ये इन्हीं से ऊपर से छाते हैं। साथ ही उधर एक और दिख रहा है, जो झाड़ी है उसके ऊपर, वो कौन सा? ये हिंगुनी है, इसको हिंगुनी बोलते हैं इस भाषा में। अच्छा, ये हिंगुनी है। और उधर एक उसके ऊपर वो लाल लाल से लगे हुए हैं, ये है वो जो अपने करेले करेले होते हैं ना। करेले हैं। देसी करेले। बहुत बढ़िया। ये तो जो करेले हैं बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत मधुर बनती है, और आप लोगों ने भी खाई होगी। ये आपके सामने चौड़ा की फसल है, जो बहुत ही ऊंची आ चुकी है। ये फूल लगे हुए हैं। तो ये आप लोग बना रखे हैं, इसका क्या नाम है? इसको अड़ुआ भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और बिजुका भी बोलते हैं। ये मतलब लगा रखा है, जैसे कोई हिरन है, वो रोजड़ा नील गाय होती है ना। अच्छा, वो मतलब खेत में नहीं होते हैं, और वो आ जाता तो उनसे वो आदमी समझ के उसको भाग जाते हैं। डर के भाग जाते हैं कि कोई खड़ा है। ये खड़ा है। इसके पास में तिल भी बहुत अच्छे हो रखे हैं, इनके भी फूल आ रहे हैं। और यहाँ आपके ये चौड़ा भी है ना? ये देसी चौड़ा है। देसी चौड़ा है। हाँ। इनकी तो सब्जी इनकी भी जो बढ़िया हरी बनती फली होती है, उनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, काचरा मतीली के साथ में। और फिर ये पकने के बाद जो उनकी चौड़ा होते हैं, वो भी मतलब पका करके भी खाते होंगे। पका कर खाते हैं, जैसे भिगोकर बीरी बना के खाते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है। अपने राजस्थान के व्यंजन में से एक मुख्य है ये बाजरी है, और काफ़ी ऊंची तक फैली हुई है। बाजरी लगभग पक चुकी है, और इसके जो पूरे पकने से पहले थोड़ा सा कच्चा रहता है, तो उसके सीटे बोलते हैं, और जिनको आग पर तपा करके और खाया जाता है। तो इसका भी हम लोग आनंद लेंगे। तो हरिराम जी, ये जो बाजरी दिख रही है, तो इसको आप लोग उपयोग कैसे करते हैं? ये बाजरी है, वैसे तो अपने राजस्थान में मुख्य फसल है, ये हर इलाके में उत्पन्न पैदा होती है। अपने में ये बाजरी है मुख्य रूप से। जो ये शिट्टी है, ये अब लगभग पकने को तैयार है। 20-25 दिन बाद ये तैयार हो जाएगी।
तो ये बाजरी खाने में और पशुओं के काम आती है। फिर ये जो ये नीचे गिर जाएगी उसको कड़बी बोलते हैं, कड़बी। तो अच्छा। ये कड़बी है जो पशुओं के चारे के रूप में काम आती है जी। और अभी जो इसके वो सिट्टे अभी अध कच्चे हैं, वो इनको जैसे वो आग पे तपा के वो मोर के खाते हैं तो बड़े टेस्टी लगते हैं। जिसको मोरण बोलते हैं मोरण, अपने भाषा मोरण, में। मोरण। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। हाँ, स्वास्थ्य दांत भी वर्धक। मजबूत हो जाते हैं। हाँ। और मीठे भी होते हैं। मीठे भी। और इसमें भी सुना है कि देसी बाजरी होते हैं उनके तो और ही ज़्यादा मिठास होता है। हाँ, देसी का इससे और अच्छा होता है, लेकिन ये तो अपनी तो संकरी है। जी जी। ये जो इसको अपनी स्थानीय भाषा में तो भांकड़ी बोलते हैं और गोखरू भी बोलते हैं इनको। ये क्या है, पहले ऊँट होते थे तो ऊँटों का मुख्य भोजन था ये। और ये ऐसे भी सुनने में आता है कि ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है, इसका आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। तो ये अपने खेतों में खूब पाई जाती है और इस साल तो बहुत ज़्यादा थी। ये घास है जिसको जैनिया घास बोलते हैं। ये गाय भैंस के खाने का होता है। यह मतलब बाजरी में और मूंग में भी खरपतवार के रूप में होता है। अड़ाव में मुख्य रूप से भरूटिया घास के साथ साथ में पाया जाता है। इसके साथ ही साटा भी होता होगा, कहीं आपने साटा देखा होता है होगा। ना, देखो ये साटा रहा। अच्छा, ये साटा है। ये रहा साटा। इसको भी पशु बड़े चाव से खाते हैं। और ये मतलब इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बताते हैं। और आपके यहाँ वो जिसको अपन अश्वगंधा बोलते हैं, आस्कन। तो अश्वगंधा भी अब तो फिलहाल खेत में नहीं है, लेकिन पहले हर मतलब जो खेजड़ी है, ये खेजड़ी की मतलब 5-7 खेजड़ी की नीचे जड़ में हुआ करती थी। हाँ, जो आयुर्वेद में पेन किलर के नाम से जाना जाता है, जो जिसके गठिया रोग में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। अपनी स्थानीय भाषा में उसको आस्करण बोलते हैं। आस्करण, और कई जगह मैंने सुना है उसको पाडल सिंह भी बोलते हैं। ये एक घास होता है, वैसे वो खरपतवार रूपी है, इनको लोलरू बोलते हैं। और ये होते हैं जिसको चुन्नडली बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में। ये भी अड़ाव में खरपतवार में पाया जाता है, जो बकरी का मुख्य भोजन है। ये जैरनिया घास होता है जो ये गाय भैंस के खाने के लिए होता है। हमारे राजस्थान का एसी रूम है जो खेतों में बनाया जाता है, घरों में भी बनाया जाता है। यह ठंडा और गर्म दोनों रहता है। यह बहुत ही बढ़िया उपयोगी होता है। यह कुंचा माठ व मुराई गला से बनाया जाता है। इसको बरू बोलते हैं। जो छोटी होती है वैसे एकदम बाजरी जैसी लगती है ये, और बाजरी के बीच बीच में खेत में भी होती है, खरपतवार होती है, ये ज़्यादा रह जाती है तो फिर बाजरी की फसल को होने नहीं देती है। तो ये तो देखो वो जो सींव बोलते हैं मेड़, ये तो मेड़ में है, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। और ये जो गाय भैंस है पशु, उसके लिए खाने में बहुत उपयोगी है। ये बाजरी की जगह चारा में काम में ली जा सकती है, क्यों? हाँ, अगर बड्डी हो जाती है और रह जाती है तो फिर उसको बाजरी की वो कड़बी होती है ना, उसके साथ मतलब चारा भी हो सकता है इसका। और जो आप हाथ में ले रखे हैं ये डचाब है, इसको डचाब बोलते हैं। बकरियां ज्यादा खाती जो हैं। इसको बकरी ज्यादा खाती है। और ये क्या है कि जो चैत बैसाख का महीना होता है उसमें भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो ये जल्दी मतलब उग के बकरियों को खाने के लिए उस टाइम में भी हो जाती है। और होती है वो भी आपने हाँ, देखी होगी। वो डाब भी है उधर अपने खेत में आगे है। अच्छा, जिसमें हाँ। उसका उपयोग जब ग्रहण होता है तो हमारे माता पिता उसमें धान आदि में डालते थे भोजन में, जिससे कि वो उसके हानिकारक किरणों से बच सके। हाँ, वही तो डाब। ग्रहण के, हाँ वही डाब जो ग्रहण के समय काम में लेते हैं। जी। और ये इसको बुई बोलते हैं। अच्छा, ये भी हाँ, जो ये हाँ खेत में होती है, ये तो होती तो कम भी है थोड़ी, पर ये जैसे हो जाती है मतलब वो उन्याड़ा बोलते हैं उस टाइम में, तो ये गाय भैंस भी उसको खाती है और बकरी भी खाती है। अच्छा, इसका जड़ का उपयोग भी मैंने सुना है, ये पेट दर्द में काम आता है। हाँ, ये जो पहले लेते थे उसका जड़ होती है, उसका जड़ का जो पेट दर्द होता तो उसमें काम में लेते। अच्छा, ये इसको सिणिया बोलते हैं अपनी भाषा में, सिणिया। तो ये सिणिया है जो मतलब गाय भैंस बकरी ऊँट सब के खाने में काम आता है। जैसे कच्चा होता है तो उसको बड़े चाव से खाते हैं ये जानवर। और इसका वो रसा भी बनाते होंगे। हाँ, रसा बनाते हैं। और ये जो पहले मतलब किसी के पेशाब की कोई तकलीफ हो जाती तो पुराने टाइम में इसी की दवाई थी। इसका जड़ को पानी में उबाल करके चीनी के साथ पिलाते।
और ऐसा ही एक मैंने सुना वो अपने यहाँ खीप भी होनी चाहिए। हाँ कहाँ? खीप है ना, आगे देखो खीप ही खीप है उधर। हाँ दिखाई देखी। ये खीप है, तो ये छान छप्पर के ऊपर डाली जाती है। और उसका पुराने ज़माने में उसके रस्सियाँ भी बनाते थे अंकाड़ा निकाल के। और वैसे भी ये महत्वपूर्ण है। फरवरी मार्च के महीने में इसके जो खिमपोली लगती है वो सब्जी के लिए बड़ी स्वादिष्ट होती है। और भी उसके बहुत सारे मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग महत्व है। जैसे पुराने समय में वो बड़े बड़े घर गुआड़ी होते थे, उसको बुआने के लिए वो झाड़ू भी बनाते, जिसको अपनी भाषा में बुआरा बोलते थे। इसको माठ बोलते हैं। जो इस पूरी शिव में यहाँ से लेके वहाँ तक एक बाड़ सी बनी हुई है, तो ये खेत की सुरक्षा की दृष्टि से वैसे बाड़ बनी हुई है। और इनका एक महत्व ये है कि जो झूंपड़े बनाते हैं, छान बनाते हैं, उसके दीवार रूपी जो पाल होता है वो पाल इसी माठ का होता है, जो एक बार बनाने तक 20-20, 25-25 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वैसे का वैसे रहता है। यानी कहने का मतलब उसमें दिमक नहीं लगती। दिमक नहीं लगती है। हाँ ये बढ़िया बात है इसकी। यह राजस्थानी आख है जो बहुत ही मनमोहक होता है। वर्षा ऋतु में राजस्थान की धरती स्वर्ग की तरह सुंदर लगती है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल जाते हैं जो बहुत ही मनमोहक लगते हैं। जैसे सामने ये कंकेड़ा है और इसके बाद में आगे आपको ये हिंगुड़ियाँ दिखाई दे रहा है, खेजड़ियाँ हैं, घास फूस हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। धरती स्वर्ग से भी बढ़कर लगती है, इसमें हमारा मन बहुत ही रमता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ बाजरी के सिट्टे होते हैं, वह बहुत ही मधुर होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। तो यहाँ हम बाजरी के सिट्टे चापेंगे तो उनके लिए सबसे पहले आग जगाई जाती है और जब अंगारे हो जाते हैं तो उसमें बाजरी के सिट्टे जो बिना सूखे हुए होते हैं उनको पकाया जाता है। और पकाने के बाद में उनको सिट्टों से दानों को अलग किया जाता है और फिर उन दानों को ऐसे चबाया जाता है, चबा चबा करके खाया जाता है। जब बहुत ही मधुर होते हैं तो हम हमारे साथियों के साथ या सिट्टे मोड़ेंगे और सिट्टे मोड़ करके हम चाप रहे हैं। आप लोग भी खेतों में जाइए और इन मधुरता का आनंद लीजिए। ये बहुत ही मधुर होते हैं, पौष्टिक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और इसके साथ यदि मतीरा मिल जाता है तो इनका आनंद और ही ज़्यादा हो जाता है। सिट्टे और मतीरे होते हैं, उनका बहुत सामंजस्य होता है। खेतों में काकड़िए भी होते हैं, वो भी मधुर होते हैं। इसके साथ ही ये जो सिट्टे होते हैं, इनका जो दाने होते हैं उनको मोरण बोलते हैं। और यदि मोरण को शाम को भिगा करके सुबह खाए जाते हैं तो उनमें भी बड़ी मधुरता होती है और वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो मैं बालकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप खेतों में जाइए और इन सिट्टों का आनंद लीजिए। काकड़िए हैं, मतीरे हैं, उनको खाइए और अपना जो ज़िंदगी का असली आनंद है उसका उपभोग कीजिए। हम जो शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उन बच्चों को हम खेतों तक पहुँचाएं ताकि वो हमारी जो प्रकृति है उससे जुड़ाव हो। और जब तक बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव नहीं होगा तब तक हमारी प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा। तो हमारी प्रकृति का संरक्षण करने के लिए बच्चों को हमारी प्रकृति से जोड़ना ज़रूरी है, इस प्रकृति के बीच में ले जाना ज़रूरी है। तो हम वादा करते हैं कि हम इस प्रकृति को बचाएं और इसके वास्तविक जो आनंद है उसका लुत्फ़ उठाएं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को खेतों में ले जाएंगे और वहां की प्रकृति से रूबरू करेंगे और यहाँ के जो घास फूस हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे परिचित करवाएंगे। और इसके साथ ही बच्चों से भी कहता हूँ कि आप अपने माता पिता जो किसान हैं उनके काम में सहयोग कीजिए ताकि हमारी खेती अधिकाधिक उपयोग में ली जाए और हमारी खेतों में फसल लहराए। वैसे खेती करना बहुत ही कठिन कार्य होता जा रहा है, क्योंकि
आज के समय में जो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उन आवारा पशुओं से खेती की रक्षा करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो मैं आपके सामने फिर खेतीबाड़ी से या अन्य हमारे प्रकृति से संबंधित जानकारी को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जयतु राजस्थानम, जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।